हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम 20 क्वेश्चन जो श्वसन तंत्र से संबंधित है उस पर अध्ययन करेंगे। चलिए तो हमारा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आता है, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। तो देखिए, कोशिकीय श्वसन का अर्थ है कि कोशिका के अंदर जो श्वसन, देखिए श्वसन की यदि प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो श्वसन के अंदर क्या होता है कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। और वो ऑक्सीजन क्या है कि जैसे फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और फेफड़ों की सतह पर क्या होती हैं कि जो आपके केशिकाएं हैं, रक्त केशिकाएं, केशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाई जाती है, आपकी कोशिका के अंदर पहुंचाई जाती है, ठीक है। और जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के द्वारा जो आपका भोजन है वो क्या है, छोटे अणुओं में तोड़कर क्या आता है, ग्लूकोज इस कोशिका के अंदर पहुंचाया जाता है, ठीक है। कि जैसे ये आहार नाल होती है, आहार नाल की जो सूक्ष्मांकुर होते हैं उसके साथ साथ में क्या है, यहाँ रक्त केशिकाएं होती है और वो रक्त केशिकाएं क्या करती हैं, ग्लूकोज तथा कार्बोहाइड्रेट और वसा इनका क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती हैं। तो अंततः बात ये है कि ग्लूकोज अंततः कहाँ आ जाती है, ग्लूकोज आ जाता है इस कोशिका के अंदर आ जाता है। यानी ग्लूकोज का क्या है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं, कोशिका के अंदर ये श्वसन होता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो ये कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, तो ये आपका जो इस कोशिका के अंदर कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या पाए जाते हैं, श्वसन वर्णक पाए जाते हैं। देखिए राइबोसोम में ये नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जिकाय भी नहीं होगा, केंद्रक भी नहीं होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, मतलब कि देखिए कि हम यदि बात करें कि अंतः श्वसन, यानी अंतः श्वसन और एक होता है बाह्य श्वसन, यानी एक बार में जो ऑक्सीजन ग्रहण की गई तथा एक बार में क्या है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी गई। अंतः श्वसन जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं, और बाह्य श्वसन जो हम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि अंतः श्वसन की, यदि बात करें कि अंतः श्वसन में ऑक्सीजन कितनी अपन शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, तो वो होता है, तो क्या है कि 500 ml क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन अंतः श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं, तथा 500 ही क्या है, 500 ml ही हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। यानी एक बार में जो श्वसन हम लेते हैं वो 500 ml लेते हैं तथा छोड़ते हैं वो भी हम क्या है, 500 ml बाहर छोड़ते हैं। 1 मिनट की यदि बात करूं तो 1 मिनट में हम क्या है, लगभग 6000 ml क्या कर लेते हैं, हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी बार हम लेते हैं, ये तो होता है कि एक बार में हम कितनी अंतःश्वसित करते हैं तथा एक बार में हम कितनी निःश्वसित करते हैं, लेकिन 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार श्वास ले सकते हैं, यानी एक बार छोड़ना एक बार बाहर निकालना। तो 1 मिनट की यदि बात करें तो वो होता है 10 से 15 बार हम क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य एवं स्तनधारियों में बाहर से फेफड़ों के अंदर वायु किस पथ द्वारा जाती है। यानी कि अपन देखें कि वायु किस पथ से होकर गुजरती है, तो ये देखिए कि सबसे पहले वायु क्या है, तो देखिए श्वसन मार्ग यदि देखें तो ये होते हैं नासा छिद्र। इस नासा छिद्र के द्वारा क्या है, वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। फिर इन नासा छिद्रों से द्वारा, इन नासा छिद्रों के से होते हुए कहाँ आती है, ये है आपकी गर्सनी, जिसे कहते हैं फेरिंग्स। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फेरिंग्स। और इस फेरिंग्स के बाद क्या है, ये आती है लैरिंग्स, यानी इसे कहा जाता है कंठ। क्या कहा जाता है, कंठ। कंठ के अंदर आती है। और फिर उसके बाद ये है आपकी ट्रेकिया, श्वास नली जिसे क्या कहते हैं, ट्रेकिया के अंदर आती है। और ट्रेकिया से फिर कहाँ आती है, आपकी श्वसनिका, और श्वसनिका से होते हुए अंततः कहाँ आ जाती है, वायु कूपिका के अंदर आ जाती है। तो देखिए हमारा ऑप्शन के अंदर देखते हैं कौन सा सही होगा। तो देखिए नासा गुहा ये आती है फेरिंग्स में आती है, लेरिंग्स में नहीं आती है, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो नासागुआ लेरिंग्स ये भी गलत हो जाएगा। नासागुआ फेरिंग्स और उसके बाद है लेरिंग्स,
फेरिंग्स किसको कहा जाता है? गर्सनी को कहा जाता है। और लेरिंग्स किसको कहा जाता है? कंठ को कहा जाता है। ट्रेकिया ये श्वास नली है। तो देखिए पहले फेरिंग्स यानी गर्सनी में आएगी। गर्सनी के अंदर क्या है कि भोजन का मार्ग तथा आपके वायु का मार्ग क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ जाता है भोजन और इधर से आ जाता है कहाँ? ट्रेकिया के अंदर वायु आ जाती हैं। ठीक है, तो नासागुआ, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रेंक्यूल्स। ब्रेंक्यूल्स यानी कहा जाता है किसको? श्वसनिका को। ब्रोंकाई और एलोलाई होता है आपका वायु कूपिका। ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजन निगलने व श्वसन का कौन सा समान पथ होता है? अभी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जो भोजन का मार्ग, ठीक है, जो श्वसन का मार्ग तथा भोजन का मार्ग कॉमन किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है गर्सनी, या जिसे हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो गर्सनी जैसे देखिए यहाँ से आएगी वायु, और वायु यहाँ से होती हुई कहाँ आएगी? इस ट्रेकिया के अंदर आएगी, और इधर से भोजन होता हुआ कहाँ आएगा? इसके अंदर आएगा, ये जो आपकी आहार नाल है उसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है इसका कॉमन पथ। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका? फेरिंग्स यानी गर्सनी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 4 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिकतम निःश्वसन के पश्चात बाहर निकाली जाने वाली अधिकतम वायु को क्या कहते हैं? देखिए अधिकतम निःश्वसन यानी वायु को अंदर ग्रहण करना। ठीक है, वायु को अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? जैसे ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? अंदर ग्रहण करते हैं, अंतःश्वसन कहलाते हैं। और वायु को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना क्या है? निःश्वसन। ठीक है, तो अंदर वायु जैसे ये फेफड़ा है, इस फेफड़े के अंदर वायु क्या कर ली? ग्रहण। जो कितनी आपकी 500 ml जो है हम क्या है? अंतःशोषित करते हैं। और फिर क्या है? हम 500 ml ही क्या करते हैं? बाहर निःशोषित करते हैं। ठीक है, तो ये है कि बाहर छोड़ना और अंदर लेना, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये नहीं है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है तो पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं छोड़ी जाती। ठीक है, यानी कुछ वायु जो है इसके अंदर रहती है, जैसे ऑक्सीजन है वो भी अंदर रहती है इस फेफड़ों के अंदर, कुछ मात्रा जो अंदर रहती है। ठीक है ना, वो क्या होती है? वो हमारे शरीर के जो श्वसन क्रिया है उसमें उपयोग में ली जाती है। ठीक है, शरीर की श्वसन क्रिया में उपयोग में ली जाती है, तो उसे हम कहते हैं जैविक क्षमता। उसे क्या कहा जाता है? जैविक क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो अधिकतम यानी हम जो अधिकतम बाहर निकाल सकते हैं, देखिए बिल्कुल खाली नहीं कर सकते फेफड़ों को, कुछ तो फिर भी अंदर शेष रह जाती है कि जैसे हम अधिकतम बाहर निकालते हैं तो वो कोई काम की नहीं होती है, उसे कहते हैं अपशिष्ट वायु। ठीक है, लेकिन जो अधिकतम हम बलपूर्वक बाहर निकाल देते हैं उसे कहते हैं फेफड़ों की जैविक क्षमता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य में अंतःश्वसन के फलस्वरूप होता है। देखिए कहने का अर्थ है कि मनुष्य में अंतःश्वसन क्यों होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि मनुष्य में अंतःश्वसन क्यों होता है। तो देखिए कि जब शरीर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मनुष्य में अंतःश्वसन क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के दाब में वृद्धि हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रोंकियोल की आंतरिक सतह का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, देखिए ब्रोंकियल यानी कि जो हमारी इस तरह से ये श्वसन नली होती है, इस श्वसन नली ये 2 आगे ब्रोंक्यूल में बंटी होती हैं, उसका आयतन की आंतरिक सतह कितनी होती है, यानी आंतरिक सतह का क्षेत्रफल, अंदर की सतह का क्षेत्रफल है वो होता है आपका, याद रखना, 10 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायु के लिए मानव फेफड़े की क्षमता होती है, यानी जो फेफड़े जो होते हैं वो अधिकतम वायु कितनी रख सकता है, उसकी क्षमता कितनी होती है। तो याद रखना वो क्षमता होती है 6000 मिलीलीटर। कितनी? 6000 मिलीलीटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम की स्थिति कैसी हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हमारे ये क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, और इन फेफड़ों के नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? मध्य पट कहते हैं। यानी हमारे शरीर का जो मध्य पट होता है वो क्या कहलाता है?
डायाफ्राम कहलाता है। ठीक है, तो डायाफ्राम यानी कि अंतः शोषण के द्वारा, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन जब ग्रहण करेगी तो डायाफ्राम कैसा हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या पाई जाती हैं, पसलियाँ पाई जाती हैं, और इसके बीच में क्या होती है, उरोस्ती होती है, और इन पसलियों के बीच में यहाँ क्या होती है, अंतरापरशुक पेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए कि जब ये क्या है, मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करेगी, यानी कि अंदर का आयतन बढ़ेगा तभी क्या होगी, ऑक्सीजन ग्रहण करेगी। और अंदर का फेफड़ों का आयतन कब बढ़ेगा कि जब फसलियाँ उरोस्ती क्या है, ऊपर की ओर तथा आगे की ओर होगी, यानी थोड़ी सी ऊपर खिसकेगी और फिर आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो और क्या है, आपका डायफ्राम किस तरह से होगा, जब ये आयतन बढ़ाएंगे, यहाँ नीचे की तरफ है आयतन बढ़ेगा, तो ये जो गुबंदाकार डायफ्राम है वो किस स्थिति में हो जाएगा, इस तरह से चपटा हो जाएगा। और चपटा होगा तब क्या है, ये जो फेफड़े हैं वो क्या है, नीचे की तरफ गमन करेंगे, जिससे इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिससे क्या है, फेफड़ों का दाब कम हो जाएगा और बाहर वायुमंडलीय का दाब अधिक होगा। तो वायु कहाँ प्रवेश करेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवेश करेगी। देखिए ऑप्शन, देखिए संकुचित होकर चपटा हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्वसनीय क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो देखिए क्रियाधार ये होता है अभिक्रिया में काम आने वाले जो अभिकारक होते हैं उसको कहा जाता है क्रियाधार। एंजाइम क्या करते हैं, ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं। क्या करवाते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न करवाते हैं। और श्वसन क्या है, एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है। तुम्हारा राइट आंसर होगा बी। और अब देख लेते हैं हार्मोन क्या करते हैं, ये प्रेरित करते हैं, ये अभिक्रिया को कराने के लिए प्रेरित करते हैं। बाइल जूस का क्या होता है, ये हमारे जो आंत के अंदर होता है उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्वसन व उल्टी के अंदर स्थित होते हैं। तो देखिए हमारा जो मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क के अंदर मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, जिसे अगर पश्च और मध्य बोला जाता है। तो पश्च मस्तिष्क जो होता है उसके अंदर एक केंद्र होता है जिसे कहा जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, श्वसन प्रक्रिया करवाने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, केंद्र स्थित होते हैं। और वहीं क्या है, उल्टी के केंद्र स्थित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्तनधारियों में फेफड़ों के वायु संचारण में भाग लेते हैं। यानी स्तनधारियों में फेफड़ों के अंदर जब वायु प्रवेश करती है तो क्या कौन कौन से जो पार्ट है वो क्या है, भाग। देखिए पार्ट की यदि बात करें तो ये क्या होता है, डायफ्राम, ये भी भाग लेता है। जब चपटा होता है तो क्या होता है, अंतः शोषण की क्रिया होती है। और जब गुमंदाकार होता है तो निःशोषण होता है। और यहाँ ये क्या होती है, फसलियाँ होती हैं, और इन फसलियों के बीच में क्या पाई जाती है, अंतरापरशुक पेशियाँ पाई जाती है। और इनमें संकुंचन तथा शीतलन से क्या होती है, शोषण की क्रिया होती हैं। तो देखिए डायफ्राम भी काम आता है, अंतरापरशुक पेशियाँ भी काम आता है, यानी विकल्प ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांसपेशियां एवं यकृत में ऊर्जा संग्रहित किस रूप में होती हैं। तो देखिए कि हम क्या है, भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो क्या है कि प्रोटीन है, प्रोटीन का हमारे शरीर के अंदर क्या है, संचय नहीं होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तथा आपकी वसा जो है उसका क्या है, हमारे शरीर के अंदर संग्रह होता है। और वो कहाँ होता है, एक यकृत में होता है, एक आपकी मांसपेशियों के अंदर होता है। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से टूटकर जो ग्लूकोज बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज का संग्रह किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यानी कि ये क्या है, ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए ये कहा है कि ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, तो किस रूप में रहती हैं, ग्लाइकोजन में। जब भी शरीर को जरूरत होगी तो ये ग्लाइकोजन जो है वो किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज फिर कोशिकीय शोषण के द्वारा क्या बना देगा, ऊर्जा बना देगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतः शोषण के दौरान डायफ्राम, ये वही है, वही आंसर होगा, संकुचित होकर क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य शोषण के दौरान
क्या है, वायु की कितनी मात्रा को अंदर या बाहर किया जा सकता है। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जो हम क्या है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंतःशोषण। यानी कि एक बार में हम अंतःशोषण के अंदर कितनी वायु को अंदर लेते हैं, तो वो हम लेते हैं 500 ml वायु को अंदर लेते हैं, और बाहर जो निकालते हैं वो भी हम क्या है 500 ml क्या है बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो 500 ml को हम 0.5 लीटर भी लिख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 लीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य अवस्था में ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन कहलाता है। यानी कि जो हम वायु ऑक्सीजन को लेते हैं यानी अंतः शोषण या बाह्य शोषण जो करते हैं उसको क्या कहते हैं। यानी कि जो हमने कितना 500 ml जो वायु हमने ली, यानी इतनी वायु ली और इतनी ही वायु हमने क्या है बाहर छोड़ी, तो उसको हम कहते हैं टाइडल आयतन। याद रखना, इंग्लिश में कहा जाता है क्या, टाइडल आयतन कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ जाएगा तब शोषण होगा। यानी रुधिर के अंदर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो, रुधिर के अंदर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ किस तरह से, जैसे हम क्या करते हैं भाग दौड़ करते हैं या हम बहुत ज़्यादा कार्य कर लेते हैं, तो हम क्या है जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, क्यों हम भाग दौड़ करते हैं, जिससे हमारी क्या है ऊर्जा खर्च होती है। क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है, और वो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा खर्च होती है तो साथ में क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जो ऑक्सीजन हमने ग्रहण की वो ज़्यादा मात्रा में खर्च होगी और ग्लूकोज को तोड़कर क्या है ज़्यादा मात्रा में क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, जिससे हमारी जो मतलब श्वसन की दर है वो क्या है तेज हो जाएगी, और साथ में हम क्या लेंगे, गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ ऑप्शन होगा तीव्र व गहरा श्वसन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, तीव्र व गहरा श्वसन होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि श्वसन दर समानुपाती होती है। देखिए अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या है ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी श्वसन की दर है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। यानी कि जो श्वसन दर है वो किस पे निर्भर कर रही है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर निर्भर कर रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु संयुक्त होते हैं। देखिए ये मैं पहले, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु संयुक्त होते हैं। तो देखिए कि हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है कि जैसे मैंने क्या कहा कि इसके अंदर क्या है कि 4 क्या होते हैं फेरस आयन जुड़े रहते हैं, Fe2+, Fe2+। ठीक है, इस तरह से मैं ये जो संरचना है पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इससे क्या है ऊपर की तरफ क्या अल्फा जो श्रृंखला है वो जुड़ी रहती है और नीचे की तरफ क्या है बीटा श्रृंखलाएं जुड़ी रहती है। तो ये होती है हीमोग्लोबिन की संरचना। तो इसके अंदर क्या है अल्फा श्रृंखला तथा बीटा श्रृंखला के अंदर आकर क्या जुड़ते हैं, ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं। तो ये जो 4 श्रृंखलाएं हैं तो कितने अणुओं को जोड़ेगी, ऑक्सीजन के 4 अणुओं को जोड़ेगी। यानी कि ऑक्सीजन के कितने अणु संयुक्त होंगे, 4 अणु संयुक्त होंगे। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है कि कशेरुकियों के रक्त में कौन सा शोषण वर्णक जो है ऑक्सीजन के वाहक के रूप में ऊतकों तक जाता है। तो देखिए ये कह रहा है कि जैसे श्वसन वर्णक यानी कि जो क्या है ये क्या वायु कुपिकाएं होती है, इसकी सतह पर क्या बिछी रहती हैं, जाल जैसा कौन बनाए रखती है, रक्त केशिकाएं। और रक्त केशिकाओं में क्या बहता है, रुधिर यानी रक्त बहता है। और इन रुधिर में हम जानते हैं कि क्या होता है, रुधिर की जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और अभी अभी हमने क्या है हीमोग्लोबिन की संरचना देखी है। तो इस हीमोग्लोबिन क्या करता है, यह श्वसन वर्णक की तरह कार्य करता है, और यह हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है। यानी ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या है यह प्रत्येक कोशिका तक क्या है पहुंचती है, वहां तक क्या करती है ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
हीमोग्लोबिन। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखिए, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में जो आपने नोट्स PDF है वो भी दोहरान करते रहिए।